इजी शिफा के हेल्थ शो के साथ मैं हूं सलमा कौसर। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन जब आपकी सेहत खराब हो जाती है तो जिंदगी, दौलत, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप रिकवर करें। उसके लिए आप बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हजारों टेस्ट होने के बावजूद आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, बीमारी का भी नहीं पता लग रहा और परेशानी अलग से उठाना पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी बीमारी को डायग्नोज किया जाए कि असल में मसला कहाँ है, जिस्म के किस हिस्से का इलाज करना है और किस डायरेक्शन में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहूर खान साहब, बायोकेमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तहूर खान साहब, आज आपने वक्त दिया हमें। पहले आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपकी तालीम क्या है, डिग्री क्या है, आपकी जो फील्ड है वो क्या है, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बायोकेमिस्ट हूँ। बेसिकली मेरी फील्ड बायोकेमिस्ट्री की है। तालीम मुकम्मल करने के बाद आगा खान हॉस्पिटल में एज अ बायोकेमिस्ट रहा हूँ मैं फॉर 4 years। उसके बाद दुबई में एज अ बायोकेमिस्ट रहा हूँ मैं फॉर 10 years अप्रॉक्सीमेट। और करंटली मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ एज अ बायोकेमिस्ट के तौर पे। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि USA सर्टिफाइड हूँ मैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी से सर्टिफाइड हूँ मैं। और डायग्नोस्टिक फील्ड में ऑलमोस्ट 14 to 15 years का एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस है आपकी। तो उसी बिना पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डायग्नोसिस की, जैसे मैंने भी अपने इंट्रो में बात की, डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या मुश्किलात होती हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लेट सपोज हमारा गला ख़राब है, लेकिन गले के अंदर ख़राबी क्या है, उसके लिए बहुत से टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही होती, पेशेंट भी प्रॉपरली नहीं बता पाता कि मसला क्या है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट मरहला होता है डायग्नोसिस का। देखिए, जितनी मतलब जो डायग्नोस्टिक फील्ड है या अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अवेयरनेस की। यानी कि अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने बात की कि गला ख़राब है, तो गला ख़राब ऐसे नहीं होता। देयर इज़ समथिंग अंदर आपके बॉडी में कुछ हो रहा है। इसमें देयर इज वायरसेस, देयर आर बैक्टीरिया जो कि आपके जो बॉडी पे अटैक करते हैं, आपकी बॉडी में इन्वेड होते हैं। वायरसेस या जिस तरह हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो थ्रू आउट योर लाइफ आपके पास रहते हैं, सही, आपके साथ ही रहते हैं, साथ जीते हैं, साथ मरते हैं। बट जो आपके पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए, जो आपकी बॉडी में इन्वेड करते हैं, उसको वो आपकी बॉडी में जो है वो कॉजेज यानी डिजीजेस पैदा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आपको अलामात ज़ाहिर हों किसी भी यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कफ या फ्लू या फीवर की बात की, तो ये जब चीज़ें आती हैं तो आपने ये देखना है कि अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं मुझे बुखार है। सही। तो बुखार ऐसा कोई बीमारी तो नहीं है, उसके पीछे कोई रीज़न होगी, कोई रीज़न है। और वो रीज़न यही है, देयर इज समथिंग जो बाहर वाला बंदा, कोई चीज़ है जो आपकी बॉडी में आई है और उस बिना पे आपने उसको डायग्नोस करना। अच्छा, वो चीज़ खाने के थ्रू आई, वो हमने एनवायरनमेंट से उसको पिक कर लिया, वो किस तरह से हमारे जिस्म का या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी, फिर उसने कैसे हमें डैमेज किया, ये चीज़ें पता करना और फिर उस मरहले तक पहुंचना जब आपको पता हो कि मुझे ये मेडिसिन खानी है और 100% इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर ये भी प्रॉब्लम होता है कि हर मेडिसिन हर बंदे को सूट भी नहीं करती। हमारे यहाँ अवेयरनेस की बड़ी कमी होती है। क्या आपको लगता है कि अभी हमारी जो एजुकेटेड जो हमारी कम्युनिटी है उसका आप 90% उठा लें, क्या उनको पता होता है कि हमारी बीमारी की तशखीस किस तरह होगी? सबसे जो मेन इशू है सोसाइटी में, या हम जिसको कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसमें ये होता है कि 2 तरह के इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी भी हमारी आम जो आवाम है, अगर उनको कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो कहते हैं यार सीजनल है, ठीक हो जाऊंगा मैं या ठीक हो जाऊंगी मैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि वो फिर यही जो बीमारी है वो टाइम के साथ साथ जब आप उसको ट्रीट नहीं करते तो बढ़ती है। यानी कि तशखीस अर्ली स्टेजेस में जो तशखीस होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने उसकी तशखीस नहीं की और वो 3 months 4 months 6 months तक चला गया, तब डायग्नोस हुआ, तब उसका कोई यानी कि फ़ायदा नहीं है। इन अ सेंस के फिर आपको जब स्टार्ट में अगर आप एक पेनाडोल और एक
एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल से आप उसको ट्रीट करते हो और उस पे 1000-2000 का खर्चा है, तो उस पे जाके आपको फिर उस 1000-2000 के खर्चे के पीछे कोई 30-35 हजार के टेस्टों के खर्चे होते हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं। अच्छा, एक मॉलेज या एक डॉक्टर जो होता है वो मैंने गले की एग्जांपल दी, मैं दूसरी एग्जांपल कोट कर देती हूँ कैंसर की। अगर किसी को कैंसर है, अब वो जो कैंसर है वो किस नोयत का है, उसके लिए ढेरों टेस्टों की ज़रूरत होती है। कि ऐसा नहीं होता कि कोई एक टेस्ट करवाएं और आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि बॉडी के इस हिस्से में ये प्रॉब्लम है। क्या हमारी मेडिकल साइंस इस दर्जे पर पहुंची है अभी तक? बिल्कुल पहुंची है। जिस तरह आपने कैंसर की बात की है, तो मैं एक एग्जांपल लूँगा आपको ब्रेस्ट कैंसर की। फीमेल्स में जो अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रहे हैं इस हवाले से कि ब्रेस्ट कैंसर है, और बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे भी ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर आपको कोई गिल्टी फील हो रही है या आपको दर्द हो रहा है और ये दर्द मुसलसल हो रहा है, तो फ़ौरन अपना मुआयना करें, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसकी तशखीस करें। जब आपने तशखीस कर दी तो ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, लेकिन जब आप तशखीस नहीं करेंगे, उसको लाइटली लेंगे और वो टाइम के साथ साथ जब वो जाता है तो वो स्टेज 1 से 2, 3, 4 में पहुंच जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको क्योर करना। मतलब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप उस एक होता है क्योर यानी कि बिल्कुल ठीक होना, या उसको कंट्रोल करना। सिंपल आपकी मिसाल की एक और मिसाल है ब्लड शुगर की। एक सिंपल आम लोगों को पता है कि ब्लड शुगर क्या है, या लोग कहते हैं शुगर हो गया मुझे। तो यही जो चीज़ है कि अगर आप उसको स्टार्ट में पकड़ लेते हैं, उस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं। सिंपल एक शुगर टेस्ट है, साथ में जो है आपका डायग्नोस्टिस है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो गया, साथ में फिर HbA1c हो गया। ये छोटी छोटी टेस्ट हैं जो कि 3-4 हज़ार रुपये में आप कर लेते हैं, आप डायग्नोस हो। अच्छा, हमारी आबादी का जो एक बड़ा तबका है, मैं परसेंटेज इसलिए कोट नहीं करूंगी कि बहुत जेनेरिक हो जाता है और लोग समझते हैं कि शायद हम सबको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत से अक्लमंद लोग भी होते हैं। लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी हमारी ये समझती है कि हम डॉक्टर को जाके बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बगैर टेस्ट के देख के बता देना है कि हाथ में दर्द क्यों हो रहा है। टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग टेस्टों से बचना भी चाहते हैं। समटाइम्स पेशेंट तंग भी आ जाते हैं कि आपने 50,000 के टेस्ट करा लिए, 10,000 के टेस्ट करा लिए। कुछ लोग इस्तात भी नहीं रखते क्योंकि टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। तो ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो बेसिक टेस्ट होते हैं, इवन आप ब्लड CP भी करवाने जाते हैं तो ये अच्छा खासा कॉस्टली होता है अगर आप अच्छी लैब से करवाते हैं। और अच्छी लैब से कराने का डेफिनेटली मतलब ये होता है कि रिजल्ट्स एक्यूरेट हों। अगर आप किसी और लैब में चले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड नहीं है, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे, बीमारी का आपको ठीक से पता नहीं चल सकेगा। तो क्या ये जो टेस्ट होते हैं इन पे कॉस्ट इतनी आती है इसलिए महंगे होते हैं, या फिर ये लैब्स की इजारादारी होती है जिसकी वजह से ये इतने पैसे बढ़ा दिए जाते हैं? क्या मुनाफाखोरी उसका मकसद होता है? एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि क्या MBBS में या कोई भी किसी भी फील्ड के, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, किसी भी फील्ड के डॉक्टर हैं, क्या उनको ये बताया जाता है कि वो देखेंगे उनको पता लग जाएगा? अगर गुर्दे के डॉक्टर है उनको पता होगा कि ये अगर गुर्दे में दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है, पथरी है, उसके पीछे क्या कॉज है? अच्छा, आपकी सबसे पहले क्वेश्चन जो आपने किया है उसका जवाब ये है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो नब्ज देख के बता दिए हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। पुराने ज़माने में हकीम साहब ऐसे बता देते थे, नब्ज। बिल्कुल, क्योंकि उस ज़माने में डायग्नोस्टिक टेस्ट का कोई तस्वर नहीं था। ठीक है, तो ये बात यानी कि ये जो आपने चीज़ की है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक्सपीरियंस सही, और दूसरी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हैं ऐसी जिस पे यानी कि आप डायग्नोज के बगैर आपको सिर्फ सिम्टम से पता चलता है कि ये बीमारी है। दैट इज़ ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब सिम्टम्स देख के आपको ये जज नहीं कर लेना चाहिए कि मेरा सर गर्म हो रहा है, ज़रूरी मुझे बुखार होगा, मुझे फटाफट 2 पैनाडोल खा लेनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी बर वक्त उनका टेस्ट लें और टेस्ट करें, उनकी तशखीस करें, उसके बाद उसी मरज़ की दवा खानी चाहिए आपको, मेडिसिन। और एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्लीज़ जितनी भी हमारी आवाम है उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, एक कि बराह करम
आप खुद से कोई भी मेडिसिन ना ले, अपने सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल है, प्रॉब्लम है आजकल इसमें। यानी कि अगर आपका गला खराब है तो आप जाके एंटीबायोटिक या 4-5, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हर कोई खाने शुरू करता है। गलत प्रैक्टिस है, नहीं होनी चाहिए, गलत प्रैक्टिस है। इसमें इश्यूज थोड़ा सा मैं अगर इसमें डीप जाऊं तो इश्यूज ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जिस यानी कि आपका गला खराब है तो एक बैक्टीरिया है जिसमें 1000 के करीब बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गले का इन्फेक्शन करते हैं। अब आपने ऐसी मेडिसिन खाई जो कि वो है ही नहीं वो, तो वो क्या करता है कि वो रेजिस्टेंट बन जाता है। वो आप फिर वो एक पत्ती का हो, दो पत्ती का हो, 10 पत्तियां का हो, आपको इफेक्ट नहीं होगा और एंटीबायोटिक का वैसे भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो बेस्ट ये है कि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करो उसके खिलाफ, ताकि उसको आपको पता चले कि यही कॉज है, बैक्टीरिया है, लेकिन वो कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक, तो यही डायग्नोस्टिक। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये टेस्ट इतने महंगे क्यों होते हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं। आपको बहुत आजकल जैसे कोविड है उसके ही 6500 रुपए का टेस्ट होता है, और ये भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, वरना स्टार्ट में तो ये 10 से 12,000 रुपए का टेस्ट होता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल कोट किया। MRI आप करवाने जाते हैं उस पर आपके हज़ारों रुपए लगते हैं। तो इतने महंगे टेस्टों के पीछे क्या ये इंटेंशन होती है कि एक मरीज से अपनी सारी इक्विपमेंट का या जो भी केमिकल यूज़ करें उसका खर्चा पूरा करना है, या वाकई इतना महंगा प्रोसेस होता है और इतनी मैन पावर यूज़ होती है कि उनको पैसे बढ़ाने पड़ते हैं हर पेशेंट के लिए? देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो प्राइसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं उनको एक यूनिफाइड एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये टेस्टिंग है और इसकी ये कॉस्ट है। तो उसके मुताबिक अभी आपने जिस तरह कोविड की बात की, कोविड-19 की 6500 अभी लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अभी जो थैंक्स कहना चाहिए इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि उन्होंने जितनी भी लैब्स की मीटिंग्स बुलाई वहाँ पे, और उन्होंने ये किया कि इस प्राइस को हमने यूनिफाई करना है और कम करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ हमारी जो सोसाइटी। एंड क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट एंड NIH एज वेल। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अभी 5000 जो है वो यूनिफाई हो गया कि 5000 से कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, और अगर कोई लैब जो है वो चाइना ब्रांडेड किट्स यूज़ करें उसका प्राइस उन्होंने मेंशन किया बाकायदा से। जितनी भी लैब्स हैं उनको बताया गया है 3500 इसका प्राइस है। ठीक है, ये कोविड टेस्ट की बात हो रही है। कोविड टेस्ट की बात। अब कोविड में फिर ये कोविड PCR की बात। बहुत सारे ऐसी टेस्टिंग है हमें पता है, और जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये प्राइस हमने दूसरी लैब से पता किया तो वो इतना बता रहे हैं, आप इतना बता रहे हैं। तो इसकी वजह 2-3 वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह ये है कि क्या कौन सी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्राइस वेरी करने। प्राइस डिफरेंस आपको नहीं लगता कि चले 100-200 का हो तो समझ में आता है, लेकिन जब हज़ारों का डिफरेंस आ जाता है, अगर देखें किसी लैब ने अगर 100 रुपीज़ ज़्यादा रखें क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट अच्छा है, तो वो हज़ारों रुपए एक बंदे से तो चार्ज नहीं करने, वो तो हर पेशेंट से इतने पैसे वसूल कर रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो तो पूरी हो जाती है। जिस 100 रुपीज़ सीधी बात करें तो हम 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखते, हम रखते हैं 500। हाँ एग्जैक्टली। क्यों? एक तो टेस्ट हो गया, फिर मैन पावर हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी, फिर रेंट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ बेसिक प्राइस में शामिल है ना। जब आप दूसरी लैब से अपने पैसे बढ़ा रहे हैं, दूसरी लैब जितने, तो उसमें आपकी सारी कॉस्ट आ गई, आपकी मैन पावर की आ गई, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और सारी चीज़ों की कॉस्ट आ गई, फिर उसके ऊपर जो 400-500 होते हैं, आपको नहीं लगता वो 400-500 रुपये अनजस्टिफाइड है? अनजस्टिफाइड है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ये हमारे जिस तरह IHRA ने बहुत अच्छा कहा, डॉक्टर कायद यूसुफ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। इसी तरह स्टेप वाइज चलेंगे हम। हमारी IHRA से मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, तो वो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जितनी भी बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनके प्राइसेस को हम यूनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारी डिस्कशन काफ़ी लंबी होगी, अब थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि जब सैम्पलिंग होती है, टेस्ट आपके डेली रूटीन का हिस्सा है कि लोग आते हैं टेस्ट वगैरह करवाने के लिए,
सैम्पलिंग के दौरान भी बीमारियां फैलती हैं या उसके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं ताकि जो लोग सैंपल्स ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, ब्लड का या कोविड का, किसी भी चीज़ का, तो वो इन्फेक्ट ना हो, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं क्योंकि वो भी हम जैसे इंसान है जो सैंपल्स ले। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको यानी आपकी जो पर्सनल सेफ्टी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रॉपर पीपीई के बगैर, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, इसमें ग्लव्स और मास्क और कोट और मास्क और सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। इसके बगैर आइदर पेशेंट कोविड का है, आइदर कोई शुगर टेस्ट के लिए आया है, किसी भी टेस्टिंग के लिए आया है, जो इंटरनेशनल लॉ है, पीपीई आपको लाजमी पहनना चाहिए। और इसमें से जो जैसे ब्लड सैंपलिंग होती है या जैसे मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब सैंपलिंग हो रही होती है किसी भी टेस्ट के लिए, तो उसके लिए क्या हर लैब में स्पेशल कॉस्ट्यूम्स होते हैं उन तमाम लोगों के जो सैंपल कलेक्ट करते हैं? कोई प्रोसीजर होता है प्रॉपर या कोई केमिकल यूज़ करते हैं उससे पहले कि जो भी सैंपल लिए है वो सैंपल कलेक्ट करने वाले को इन्फेक्ट ना करे? इसमें जिस तरह मैंने बात की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कोई वो रिएजेंट वगैरह ऐसा सच कुछ नहीं यूज़ करते, लेकिन जिस तरह एक पेशेंट आया आपके सामने, मुझे ये टेस्ट करने हैं, देन द लैब स्टाफ जो है उन्होंने क्या करना होता है, दे आर वेल इक्विप्ड, उन्होंने ग्लव्स पहनने होते हैं। ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में, लैब में ये प्रैक्टिस है कि दे मस्ट वॉन ग्लव्स के बगैर, विदाउट ग्लव्स आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते। साथ में एक और चीज़ होती है नीडल स्टिक इंजरी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल, खुदा न खास्ता एक पेशेंट है जो कि शुगर टेस्ट करने आया है, उसको नहीं पता उसको हेपेटाइटिस सी है और उसका और वो नीडल गलती से लग जाए, जो ब्लड से कलेक्ट करने वाला है उसको लग जाए, किसी को भी लग जाए, तो वो हेपेटाइटिस सी उन्होंने उसको मुंतकिल किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव। अच्छा, जैसे अभी कोविड की वजह से तो पिछले 2-3 सालों में तो हमें पता चल गया कि सैनिटाइजर हमने बार बार यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं थी कि सैनिटाइजर नाम की भी कोई चीज़ होती है। बस हाथ सोप से धो ली और उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। तो जब हम लैब्स में जाते थे वहाँ पे भी कोई सैनिटाइजर यूज़ नहीं होता था। तो इससे पहले क्या इसी तरह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही थी हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सैनिटाइजर का तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी? इसके लिए कैंपेन्स बल्कि पहले भी होनी चाहिए थी, अभी तो होती है। अब तो लोगों को पता चल गया है कि भाई अगर ये यूज़ करेंगे तो फिर हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता था। लेकिन सैनिटाइज़र और सैनिटाइज़र का तो प्रैक्टिस ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ में है कि यू मस्ट सैनिटाइज, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता था, पिछले 2-3 साल पहले तक नहीं होता था, अनफॉर्चुनेटली। ये एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन मास्क वाला कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इसमें ये डिजीज़ पे डिपेंड करता है। अब मास्क क्यों यूज़ कर रहे हैं कोविड की वजह से, क्योंकि एरोसोल जो है वो एरोसोल के थ्रू ये फैल सकता है, तो इसलिए मास्किंग। वरना ब्लड टेस्टिंग के लिए अगर किसी का ब्लड जो है या आप इन टच नहीं होते तो वो डिजीज़ जो है या वो बीमारी जो है एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल नहीं होती। तो ये डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी होता है। कोविड की वजह से ये मास्किंग का जो वो है, लेकिन हैंड हाइजीन इसका एक अपना प्रोटोकॉल है, 7 स्टेप्स है कि आपने किस तरह से हाथ को जो है साफ करना है, हाथों को साफ करना है। लैब में एंट्री से पहले आपने साफ करना है, लैब बाहर जाने से पहले आपको हैंड सोप से धोने चाहिए और उनके 7 स्टेप्स को फॉलो करनी चाहिए। वो हर लैब में आवेज़ा होना चाहिए कि भाई ये स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ पर पोलन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है इस्लामाबाद में। जो कोई हमें कराची में देख रहा होगा, लाहौर में देख रहा होगा, शायद उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो, लेकिन इस्लामाबाद में जब भी पोलन बढ़ती है लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होती है। अब ब्रीदिंग इशू पोलन की वजह से हो रहा है या कोई और एलर्जी है या दमा जिसको कहते हैं वो बीमारी है, पता कैसे चलेगा? इसके लिए क्या टेस्ट होना चाहिए और इसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं? पोलन की एक और भी चीज़ आपने ऐड नहीं की, कोविड, उसकी वजह से कोविड में तो हम ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं ना काफ़ी हद तक। ये पोलन भी हो सकता है आपका, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन भी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि अभी आपको पोलन है या आपको कोविड हो गया और इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग इशू हो? यही जो चीज़ है, और सिंपल वही एक चीज़ आती है डायग्नोसिस की तरफ, यानी कि जितना आप देखिए ये हमारे ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ भी फील होता है
तो मैंने सबसे पहले जाके डॉक्टर से मिलना है और उनसे कहना है कि भाई मुझे ये इश्यूज हैं, आप मुझे डायग्नोस करो कि ये क्या इशू है। जाहिर बात है वो लैब आएंगे और उसके थ्रू आपको डायग्नोस होगा। पोलन का जो इशू है आ रहा है, इंशाल्लाह इसके लिए मेजरिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इस्लामाबाद में क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई एक बंदा चाहे भी तो ठीक नहीं कर सकता, काफ़ी सालों से है। आई रिमेंबर आज से कोई 10-1 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम था, फिर हम लोग ऐसे एरिया में शिफ्ट हो गए जहाँ पर जंगली शहतूत ज़्यादा नहीं था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं जैसे G6, G7 ये वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे जंगली शहतूत काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसकी कोई ऐसी रेमेडी है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये कम हो, या इसके लिए भी कोई टेस्ट होता है क्या? क्या आपके नॉलेज में है कि कोई टेस्ट के थ्रू पता चल जाए कि इस बंदे को पोलन से एलर्जी है? जी 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 बिल्कुल। इसमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये पूरा एलर्जी प्रोफाइल होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में एलर्जी प्रोफाइल होता है जिसमें आपको जो आपकी इश्यूज, मतलब जो फॉर एग्जांपल आपको पोलन की बात करें तो उसमें पोलन डायग्नोस हो जाता है कि दिस इज अ पोलन एलर्जी। तो वो एलर्जी एक पूरा प्रोफाइल है जिसके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ लोगों को खाने पीने की भी एलर्जीज होती हैं, उनसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा, यानी कि जो स्किन इशू है या एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो इतने हैं कि आप काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। एलर्जिक इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वही उसी पे बात आ जाती है कि आप इसको पहले डायग्नोस करो, उसके बाद अपनी पर्सनल जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करो। जिस तरह आप यानी कि एरिया वाइज उसको शिफ्ट करो या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो ठीक हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तहूर खान साहब हमारे साथ आज मौजूद रहे, बहुत यूजफुल डिस्कशन रही आपके साथ, आप तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे नई बीमारियों का इलाज लिए और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।